तो एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, करंट कॉन्सेप्ट की। तो ये आपका वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 की, या फिर अंक 2 कह लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें आपको 16 तारीख से लेके 16 जैन से लेके, ठीक है, 31 जैन तक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब 16 जनवरी से जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होंगे और 31 जनवरी तक के मिलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 1 में क्या था, तो वहां पे था 1 से लेके, ठीक है, 15 जनवरी तक का था। ठीक है, इसमें क्या है, 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के प्रश्न है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, कि किताब, ये जो मैगजीन जो इन्होंने बनाया है, ठीक है, 15 15 दिनों का, स्पेशली 70 बीपीएससी को ही मतलब इन्होंने टारगेटेड किया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सारे एग्जाम के लिए मैगजीन बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स का जो सोर्सेस की बात करेंगे, उसके अनुसार, पेपर के सोर्स के अनुसार ये सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, एक वाहन एक फास्टैग। ठीक है, क्या नाम है, एक वाहन एक फास्टैग। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राज प्राधिकरण एनएचआई ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पे निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो प्रश्न सिंपल आएगा, बताओ एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो बताना है आपको एनएचआई के द्वारा। ठीक है, ध्यान में, किसके द्वारा, एनएचआई के द्वारा। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, एक वाहन एक फास्टैग। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। इससे फायदा क्या होगा, मतलब क्या होगा, आवाजाही की बात करेंगे, काफी सुविधा युक्त हो जाएगी। ठीक है, आसान हो जाएगा। ठीक है, बिना टोल प्लाजा पे भीड़ नहीं लगेगी। ठीक है, गाड़ी का लंबी लंबी कतारें नहीं लगेगी। ठीक है, निर्बाध आवाजाही की सुविधा मतलब क्या होगी, इससे प्रदान होगी। ठीक है, इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक एकल फास्टैग का उपयोग करने या किसी विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने के उपयोगकर्ताओं व्यवहार को हतोत्साहित करना है। ठीक है, मतलब आपके पास जितने भी वाहन है उस सब में क्या होना चाहिए, एक ही फास्टैग है। ठीक है, एनएचआई फास्टैग उपयोगकर्ताओं को आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेट करके अपने नवीनतम फास्टैग की केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है, एनएचआई ने टैगिंग उपयोगकर्ताओं को निष्क्रियता से बचाने के लिए 31 जनवरी के अंत तक ग्राहकों को केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का सुझाव दिया है। ठीक है, क्या होता है केवाईसी, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, के मतलब नो, मतलब जानना, योर का मतलब अपना, सी फॉर कस्टमर। ठीक है, तो क्या होता है, नो योर कस्टमर। बैंकिंग, बैंक वगैरह में भी केवाईसी होता है, जहां पे आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, फास्टैग होता क्या है, ठीक है, तो यह एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। तो आपके लिए साइंस एंड टेक का प्रश्न यहाँ पे बन गया। तो बताओ फास्टैग में किसका प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है, एक दो बार नहीं पूछा है, 5 7 बार पूछा है, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो फास्टैग जो आपका तकनीक जो है, ठीक है, जो तकनीक है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, जिसे संक्षेप में क्या बोलते हैं, ठीक है, RFID। ठीक है, यह एक वाहन की, ठीक है, यह वाहन की विंड स्क्रीन पे चिपकाया जाता है। ठीक है, आगे का जो देखते हो उस पे चिपकाया रहता है और ग्राहक को किसी भी टोल के भुगतान के लिए रुके बिना टोल प्लाजा के माध्यम से गाड़ी चलाने में सक्षम बनाता है। लेकिन ध्यान में रखना, उसमें क्या होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब फास्ट चिपका लिया उसमें पैसा नहीं, समय समय पे क्या होता है, उसका रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, टोल किराया सीधे ग्राहक के लिंक्ड खाते से कट जाता है। ठीक है, मतलब जो खाता होगा, या तो बैलेट में पैसा रखो, या फिर मतलब खाता से डायरेक्ट, मतलब क्या होता है, पैसा कट जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक, मतलब टोल प्लाजा पे टोल का किराया आपको टोल प्लाजा पे आपको नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या होगा, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक मतलब डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी को बहुत ज्यादा रुकना नहीं पड़ता, वहां पे लगी रहती है, मशीनें लगी रहती है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग करके डायरेक्ट अपने खाते से क्या होते हैं, पैसे आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें यही निकला, से फास्टैग में किस तकनीक का प्रयोग होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ में क्या था, तो ये फास्टैग का नवीनतम प्रयोग की बात करेंगे, तो इनको और भी मतलब क्या किया गया, मतलब एक वाहन एक फास्टैग। ठीक है, और इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा के निर्बाध आवाजाही के लिए सुविधा को क्या की है, विकसित की है। ठीक है, टैग जारी होने के तारीख से 5 वर्ष के लिए वैध है, जो 7 अलग अलग रंग के कोड में होता है। ठीक है, इस प्रणाली की शुरुआत 2014 में अहमदाबाद और मुंबई के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। ठीक है, तो फास्टैग की शुरुआत की बात करेंगे तो कब किया गया था, तो 2014 में किया गया था। कब किया गया था, तो 2014 में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, तो स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका स्थापित किया, अहमदाबाद और मुंबई से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करेंगे
तो भारत के चारों महानगरों को जोड़ने के लिए एक योजना काम में आती है जिसको क्या बोलते हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोलते हैं। ठीक है, चारों महानगरों को क्या करती है, आपस में जोड़ देती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो शुरुआती स्तर पे किया गया, जो प्रयोग करके देख रहे हो सफल होता है कि नहीं। कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। ठीक है, इसे अप्रैल 2016 से फिर से मतलब शुरू किया गया था। ठीक है, एक वाहन एक फास्टैग पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की दक्षता को बढ़ाना, टोल प्लाजा पे अनावश्यक देरी से मतलब क्या करना है, बचाना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। ठीक है, ध्यान में रखें, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क की बात करें, कहा था महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में पांचवा डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया। ठीक है, जो रात के आकाश को प्रकाश प्रदूषण से रोकता है। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में पांचवा डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया। तो कहां पे लगा है, महाराष्ट्र में लगा है। ठीक है, महाराष्ट्र के कौन से टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अलावा आपको मध्य प्रदेश में भी आपको पेंच टाइगर, ठीक है, रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में भी और साथ में कहां पे है, तो महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पे भारत को पहला और एशिया का पांचवा। ठीक है, एशिया का पांचवा है, भारत का पहला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या काम करेगा, जो रात के आकाश, ठीक है, नाइट स्काई को प्रकाश प्रदूषण से क्या करेगा, रोकेगा। देखेंगे, डार्क स्काई पार्क एक पार्क या वेधशाला के आसपास का क्षेत्र होता है जो कृत्रिम लाइट प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, डार्क स्काई पार्क का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना है। ठीक है, मतलब इसका पर्पस क्या है, तो खगोल विज्ञान को क्या करना है, बढ़ावा देना है। पेंच नेशनल पार्क में विभिन्न गांवों में से 100 से अधिक स्ट्रीट और सामुदायिक लाइटों को नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर वाली लाइटों में बदल दिया गया, जिससे रात के आकाश पर उसका प्रभाव मतलब क्या था, तो कम हो गया है। ठीक है, बस अपना अभ्यारण्य का नाम ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला, एशिया का पांचवा, इतना ही याद रखना और कुछ खास नहीं। यह परमानेंट इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लाइट प्रदूषण, रात में कृत्रिम प्रकाश क्या होता है, जरा ये भी देखेंगे। तो लाइट प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश से संबंधित जो प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये वन्य जीवों के प्राकृतिक पैटर्न को बाधित करता है, वातावरण में CO2 की मात्रा को बढ़ाता है तथा कृत्रिम प्रकाश के कारण रात में आकाश में तारे अस्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं जरा पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यह रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुरा पहाड़ियों के दक्षिण के छोर पे स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसका मुख्य है, और इसका नाम की बात करेंगे तो एक नदी के नाम पे रखा गया, उस नदी का नाम क्या है, पेंच नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पेंच नदी के नाम पे ही मतलब क्या रखा गया, पेंच टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कहाँ पे पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुरा पहाड़ियों के दक्षिण छोर पे स्थित है। ठीक है, नाम किस पे रखा गया है, तो ध्यान रखें किसके नाम पे रखा गया है, ठीक है, पेंच नदी के नाम पे। पेंच टाइगर रिजर्व का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक की वास्तविक कहानी वाला क्षेत्र है। ठीक है, द जंगल बुक में आपने कहानी देखी होगी जिसमें कौन होता है, मोगली होता है। क्या होता है, कौन होता है जंगल बुक में, मोगली होता है। नहीं, मोगली किसका नाम था, इंसान का बच्चा था ना, जो जिसको पालता, आई थिंक भालू का, भालू पालता है उसको ना, यही कहानी है ना मोगली का, भालू पालता है कि कौन पता, भेड़िया पालता है, जो भी हो। मोगली जो था। हाँ, ठीक है, तो रूडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक जो है, तो पेंच टाइगर रिजर्व से ही कहानी संबंधित है। ठीक है, जीव जंतु की बात करेंगे तो यहाँ बड़ी संख्या में गौर, गौर को भारतीय बाइसन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांभर मिलेगा, बार्किंग डियर, ठीक है, बार्किंग डियर भौंकने वाला जो हिरन होता है सो भी है, चौसिंगा है, चिंकारा है। ठीक है, चिंकारा जंगली स्वर पाया जाता है। ठीक है, वनस्पति की बात की, किस प्रकार के वनस्पति है पेंच टाइगर रिजर्व में, तो यहाँ शुष्क पर्णपाती वन अब वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें महुआ, पलाश, सागौन प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं भारतीय खगोलीय विज्ञान। ठीक है, IAO से क्या प्रश्न है, ठीक है, IAO एक ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन है जो लद्दाख के हानले में अवस्थित है। ठीक है, तो भारतीय खगोलीय वेधशाला की बात करेंगे जिसे संक्षेप में IAO कहते हैं, कहाँ पे है ये, ठीक है, ठीक है, ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन जो कहाँ पे है, मदरा सॉरी लद्दाख। लद्दाख के हानले में, लद्दाख कहाँ में। पे है, लद्दाख के हानले में। लद्दाख। ठीक है, और भारतीय खगोल भौतिक संस्था द्वारा संचालित भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व भी है। ठीक है, अब अरे जापान का चंद्रमा मिशन जिसका नाम क्या है, स्लिम है, क्या है, स्लिम है। ठीक है, ध्यान रखिए, जापान के चंद्रमा मिशन का नाम क्या है, तो इसका मिशन का नाम क्या रखा है, स्लिम रखा गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे इसके सोर्सेस की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया। इसकी अच्छी चीज क्या है ना, आपका पूरा तो करंट अफेयर्स के रिवीजन तो करवा ही दे रहा है, साथ में पेपर से पूरा चीजें निकाल के दे रहा है, ठीक है। हाल ही में जापान ने चंद्रमा की सतह पे स्लिम स्लिम का मतलब क्या होता है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है, नामक एक अंतरिक्ष यान उतारा, जो सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और भारत के बाद चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवा देश बन गया, ठीक है। चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन कौन देश है, ध्यान में, सोवियत संघ है, ठीक है, अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है, ठीक है। और साथ में आपका कौन बन गया है, तो जापान भी आपका बन गया, पांचवा नंबर का देश बन गया, ठीक है। तो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की संख्या 5 हो गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें सोवियत संघ है, ठीक है, अमेरिका है, चीन है, भारत है, और साथ में कौन है, तो जापान है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या नाम है इस मिशन का, जापान का चंद्र मिशन का नाम क्या है, स्लिम है। स्लिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं क्या प्रश्न इससे बना, चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर का क्या काम करेगी, तो चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर की बात करेंगे तो स्लिम को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा के द्वारा 2023 में, ठीक है, तनेगा सीमा स्पेस पोर्ट से, ठीक है, एच, क्या लिखा हुआ है, एच, इसको क्या पढ़ेंगे, H2A, ठीक है, जो टू भी ए हो, रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, 2A होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले की बात करेंगे स्लिम। स्लिम को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं, जक्सा, जक्सा क्या है, तो जापान की स्पेस एजेंसी है, इससे लॉन्च किया गया, ठीक है। कहां से लॉन्च, H2N रॉकेट से लॉन्च किया गया, कहां से, तनेगा सीमा स्पेस पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका लक्ष्य 6 मीटर 100 मीटर के भीतर सटीक लैंडिंग को क्या करना है, प्रदर्शन करना है, ठीक है। मिशन का उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष से आने वाली एक्सरे का निरीक्षण करना, अभूतपूर्व सटीकता के साथ उसकी तरंग दैर्ध्य की क्या करना, पहचान करना, ठीक है। तो जापान की बात करेंगे तो पांचवा कंट्री बन गया जो कि मून पे इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग किया है। मून पे लैंडिंग करने वाले पहले देश की बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन देश है, यूएसए है, ठीक है, रसिया है, चाइना है, और साथ में अगर बात करेंगे तो इंडिया भी है, ठीक है। तो मून पे लैंडिंग करने वाला इंडिया कितने नंबर का देश है, ध्यान में रखेंगे, तो चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला इंडिया पहला देश है, ठीक है। और जापान की बात करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवा देश बन गया, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च की गई है, ठीक है। ध्यान में रखना है, भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। हैदराबाद स्थित इंडियन, ठीक है, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेविश्योर को लॉन्च किया है, ठीक है। ध्यान में, किसे लॉन्च किया है, हेविश्योर को लॉन्च किया है। हेविश्योर किसकी वैक्सीन है, तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, किसकी वैक्सीन है, तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन का नाम क्या है, तो हेविश्योर है, क्या है, ध्यान रखें, क्या नाम है, हेविश्योर इसका नाम है, ध्यान में रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं हेविश्योर वैक्सीन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, हेविश्योर वैक्सीन है किसकी, तो हेपेटाइटिस A B C D E होता है, ठीक है, 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, उसमें से ये हेपेटाइटिस ए का है, किसका है ये, हेपेटाइटिस ए का हेविश्योर है, ठीक है। दूसरी बात, ये 2 खुराक वाला टीका है, ठीक है, क्या है, 2 खुराक वाला क्या है, टीका है, ठीक है, ध्यान में रखना है। जिसमें पहली खुराक 12 माह से अधिक उम्र में दी जाती है। दूसरी खुराक की बात करेंगे, पहली खुराक के कम से कम 6 महीने बाद इसको दे जानी होती है, ठीक है। वैक्सीन की सिफारिश उन व्यक्तियों के लिए भी की जाती है जो उच्च हेपेटाइटिस ए प्रसार वाले क्षेत्रों में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। अब हेपेटाइटिस ए के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए होता है किससे, वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है, तो वायरल है, ठीक है, क्या होता है, वायरल संक्रमण है, मतलब किससे, वायरस से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस दूषित भोजन और पानी के सेवन या किसी संक्रमण व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से मतलब क्या होता है, फैलता, आप ध्यान में रखेंगे। लक्षण क्या है इसके, तो बुखार, पेट की परेशानी, गहरे रंग की पेशाब और पीलिया क्या है इसके लक्षण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सरकारी पहल की बात करेंगे तो वर्ष 2030 इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को मतलब क्या किया गया, समाप्त करने का लक्ष्य आपको रखा गया, मतलब 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को क्या करना है, समाप्त कर देना है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा हेपेटाइटिस का किस मैंने बताया, जैसे ए बताया, मैंने बी बताया, मैंने सी बताया, मैंने डी बताया, मैंने ई भी बताया, ठीक है। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है, सी वाला। सी इज मोस्ट डेंजरस है, ध्यान में रखेंगे। इसका टीका भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए का टीका बन गया है, हेपेटाइटिस ए का टीका का नाम क्या रखा गया, हेविश्योर है, ठीक है। कितने देंगे, कितने खुराक है, 2 खुराक, कितने खुराक, 2 खुराक, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 2 खुराक वाली ये टीका है।
अब आते आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न। निफा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया गया, ठीक है। निफा वायरस काफी चर्चा में था, इसके टीके का पहला मानव परीक्षण किया गया, मतलब मनुष्य पे इसका ट्राई किया गया, ठीक है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक निफा वायरस के लिए मानव निफा वायरस वैक्सीन का पहला परीक्षण शुरू किया है, ठीक है। निफा वायरस वैक्सीन के बारे में देखेंगे क्या है। तो ट्रायल में ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के नेतृत्व में अगले 18 महीनों की अवधि के लिए 18 से 55 वर्ष की आयु के 51 लोग शामिल होंगे, ठीक है। कितने लोगों पर ट्राई किया जाएगा, 51 लोगों पर, ठीक है, जिनकी आयु कितनी होगी, 18 से लेकर 55 वर्ष तक की उनकी आयु होगी, ठीक है। वायरल वेक्टर आधारित टीके की बात करें, क्या है, किस प्रकार की टीका है, तो वायरल वेक्टर आधारित टीके है। ये रोग पैदा करने वाले वायरस के कोशिकाओं में एंटीजन बनाने के निर्देशों तस्करी करने के लिए एक मानव रहित वायरस का उपयोग करते हैं, जिससे इसके खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। मतलब मान लीजिए जिससे डिजीज क्रिएट हो रहा है ना, उसी के खिलाफ एंटीजन तैयार किया जाता है, उसी से तैयार किया जाता है, ठीक है। ये रोग पैदा करने वाले वायरल की कोशिकाओं से एंटीजन बनाने के निर्देशों की तस्करी करने के लिए एक हानि रहित वायरस का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे इसके खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। मतलब जो कोविड वगैरह का भी टीके किससे तैयार किया गया, तो कोविड वगैरह का टीका भी वायरस से ही बना है, ठीक है, जो कि उनके खिलाफ काम करता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते निफा वायरस के बारे में जान लेते, काफी चर्चा में था, ठीक है, सुअर से फैला हुआ वायरस है, ठीक है। यह पैरामाइक्सो वायरस के परिवार से संबंधित है। निफा वायरस किस परिवार से आता है, तो पैरामाइक्सो, ठीक है, क्या नाम है, तो पैरामाइक्सो फैमिली से निफा वायरस आपका संबंध रखता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। शुरुआत कहां पे हुई निफा वायरस की, तो निफा वायरस की शुरुआत के 1998 में मलेशिया और सिंगापुर में, ठीक है, सुअर पालकों के बीच प्रकोप के रूप में होती है, ठीक है। बताइए निफा वायरस किससे निकल के आता है, सुअर, ठीक है, ध्यान में, सुअर पालकों के बीच से आपको निफा वायरस निकल कर आता है, ठीक है। कब इसकी शुरुआत हुई, तो 1998 में, ठीक है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच प्रकोप के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। देखेंगे टेरोपोडिडो, टेरोपोडिडो परिवार के फल चमगादड़ वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। टेरोपोडिडो परिवार के फल चमगादड़ वायरस के, ठीक है, प्राकृतिक वाहक के रूप में काम करते हैं। ये प्राकृतिक में जूनोटिक, मतलब जानवरों से मनुष्य में फैलता है। कैसे फैलता है, जानवरों से मनुष्य में फैलता है, ठीक है। तो सुअर पालकों से फैला, लेकिन ये मनुष्य में कैसे आ रहा है, तो चमगादड़ के द्वारा आ रहा है। किसके द्वारा, प्राकृतिक वाहक कौन है, तो इसका चमगादड़ इसका प्राकृतिक वाहक है, ठीक है। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, एग्जाम में ये भी पता पूछ सकता है, पता जूनोटिक क्या होता है, तो जूनोटिक डिजीज होता है जो कि जानवरों से मनुष्य में जो बीमारी फैलता है उसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। जैसे कोविड 19 के बारे में भी कह रहा था, तो भाई साहब ये भी क्या है, जूनोटिक डिजीज है, कि कोविड 19 भी क्या था, जानवरों से मनुष्य में फैला, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे वन्य जीव व्यापार के नियमों में क्या किया गया, संशोधन किया गया। वन्य जीव, ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ की बात करें तो उनका ट्रेड किया जाता है, उनमें क्या किया गया है, उनमें संशोधन करने के देखने को मिला है, ठीक है। तो उस पर भी आप जरा हम लोग आज बातें करेंगे। द हिंदू का सोर्स है, ठीक है। तो भारत ने हाल में ही अपने वन्यजीव व्यापार नियमों को संशोधित किया, जो आखिरी बार 1983 में अद्यतन किया गया था। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण लाइसेंसिंग नियम 2024 के तहत कुछ प्रजातियों को उन्हें वन्यजीव व्यापार के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया से बाहर करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, ठीक है। तो वन्यजीव की बात करेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, कब का एक्ट है, तो ये 1972 में आई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें एक बार संशोधन कब किया गया, तो 1983 में, फिर संशोधन कब किया जा रहा है, तो 2024 में इसमें संशोधन किया जा रहा है। इस एक्ट के माध्यम से वन्य जीव प्राणी का खरीद बिक्री खरीद फरोख्त करने पे क्या लगा दिया गया, क्या बोलते सो रोक लगा दिया गया, जो कि कानूनन जुर्म होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, जंगल के किसी सामान को भी आप नहीं बेच सकते हो। अगर आप चाह रहे हो जंगल से मध हो गया, जंगल का फल फूल, आप आम आदमी हो जाके खरीद के तोड़ के लाते हो बेच देते हो किसी, तो वह भी गैर कानूनी है। जंगल का सामान को बेचेगा कौन, वह भी जंगल का लोग ही बेचेगा। किससे बेचेगा, तो जंगल के लोगों से ही बेचेगा, ठीक है। अगर जंगल में कुछ सामान है तो उसको जंगल के लोग उसको बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन वहां के जो लोग रहने वाले उनके पास अधिकार है। तो बहुत कुछ है जंगल के चीजों के, बाहर के लोग न तो खरीद सकते हैं और न तो उसको बेच सकते। खरीदना भी गैर कानूनन है, पता है ना आपको, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं और क्या प्रश्न वो भी देखेंगे। यहाँ पे प्रमुख बिंदु की बात करें, नए नियम बंदी जानवरों, सांप के जहर, जानवर तस्करी और मृत जानवरों से संबंधित लाइसेंसिंग मुद्दों में दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं, ठीक है। नए दिशा निर्देश में क्या है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मैंने अभी जस्ट बताया कि अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जंगली जानवरों के व्यापार के लिए केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के अलावा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। जो कि मतलब अनुसूचित
अनुसूची 1 में जो सूचीबद्ध जो भी जानवर है, तो उनके व्यापार के लिए केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के अलावा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सूची 1 के जानवर, नहीं बोलते ये जानवर सूची 1 में है तो ये जानवर सूची 2 में है। और सूची 2 में की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने अनुसूची 2 में सम्मिलित प्रजातियों पर से प्रतिबंध को क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, वर्ष 1983 का नियम क्या था, इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूची 1 या सूची 2 के भाग 2 के तहत वर्गीकृत जंगली जानवरों के व्यापार के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दिया था। ठीक है, तो 1972 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, इसमें संशोधन किया जाता है 1983 में। अब फिर इसमें 2024 में फिर से इसमें संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में पढ़ेंगे क्या है, तो यहाँ पे ये जंगली जानवर और पौधे के विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों का प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधे और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के, ठीक है, विनियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है। केवल जानवर ही नहीं, केवल पौधा ही नहीं, उनसे जो उत्पाद जो प्राप्त होता है वो भी, जैसे मैंने बोला क्या, शहद, जंगल के शहद को जाके आप ये नहीं कर सकते यार ये तो किसी का नहीं है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं, तो हम शहद पेड़ से उतार लेते, ये गैर कानूनी है। जंगल में आप आम तोड़ के नहीं खा सकते हो, आम तोड़ के कौन खाएंगे जंगल में, आदिवासी लोग ही खाएंगे। क्या आदिवासी लोग उसे बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन किससे बेचेंगे, तो वो आदिवासी लोग आदिवासी समुदाय के लोगों से ही बेचेंगे। ठीक है, अगर बाहर का कोई व्यक्ति आदिवासी को बेवकूफ बना के, मान लीजिए उसने कोई मुर्गा पकड़ा, ठीक है, सपोज है, ठीक है, वो लोग पकड़ते हैं और उसको आपने बेवकूफ बना के 50 रुपए में खरीद लिया, अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो एक गैर कानूनी है। ठीक है, आप आदिवासी से किसी प्रकार के मतलब ट्राइब्स कह लीजिए, उनसे किसी प्रकार के आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुसूची 1 की बात करें, इसमें क्या था, तो इसमें जीवों की वह प्रजातियां शामिल है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है तथा गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। ठीक है, जैसे चिंकारा, भारतीय चिंकारा क्या है, गंभीर रूप से क्या है, मतलब लुप्तप्राय है। ठीक है, अनुसूची 2 में कौन से जानवर है, तो कम स्तर की सुरक्षा के अधीन वन्य प्रजाति, जैसे बात करेंगे नीलगाय है, चीटीदार हिरन है, चीतल है, भारतीय हाथी है। ठीक है, इन नए नियमों को लेकर चिंताएं क्या है, तो अनुसूचित 2 प्रजातियों का बहिष्कार, अनुसूचित 2 में शामिल प्रजातियों को लाइसेंसिंग प्रतिबंधों से उनका बहिष्कार, उनसे मिलने वाली सुरक्षा के स्तर के बारे में चिंता करता है। लाइसेंसिंग हटा दिया, तब हो सकता है लोग इनका खरीद बिक्री करना शुरू कर दे, तो इनका मतलब क्या हो, इनका नुकसान होगा। ठीक है, मतलब इनको जो मिलने वाली सुरक्षा का जो स्तर जो है उसमें मतलब क्या होता है, चिंता पैदा करती है। ठीक है, आगे की राह क्या है, तो अनुसूचित 2 की प्रजातियों के बहिष्कार एवं प्रजातियों के चयन के मानदंडों के लिए एक स्पष्ट और तर्क संगत स्पष्टीकरण प्रदान होगा। ठीक है, वन्यजीव व्यापार कानूनों तथा विनियमों के परिवर्तन एवं अनुपालन को मतलब क्या करेगा, तो सुदृढ़ भी करना होगा। ठीक है, जो कि लूप होल्स है उसको मतलब समाप्त करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे वार्षिक असमानता रिपोर्ट की बात करेंगे, 2024 आ गए। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके, ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा, तो ध्यान में रखना, ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई, ऑक्सफैम। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है, तो वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024। ठीक है, किस न्यूज से सोर्स लिया गया है, द इंडियन एक्सप्रेस से इस सोर्स को लिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाल में दावोस स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वां वार्षिक बैठक में ऑक्सफैम की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कहां पे प्रस्तुत किया गया, स्विट्जरलैंड के दावोस में। ठीक है, कितना नंबर रिपोर्ट था, तो ध्यान रखेंगे 54वां वार्षिक बैठक में ये रिपोर्ट आई है निकल कर, क्या है, तो पूरे विश्व में मतलब क्या है, असमानता तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, असमानता का मतलब क्या होता है, मतलब समाज में कोई लोग तो क्या है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है, जिसको इनका खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता, कोई ऐसे लोग जो शादी में 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर देता है, तो इसको क्या बोलेंगे, समाज में ही दोनों रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, समाज में असमानता बहुत ज्यादा है। तो अब पूरे एशिया में ही जाओगे, भारत में, चाइना में, नेपाल में, नेपाल नहीं, पाकिस्तान में, इन सब जगहों पे देखोगे कुछ ही लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। ठीक है, पैसा क्या होना चाहिए, सबके पास बराबर होना चाहिए, इससे सामाजिक ढांचा ठीक रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में दोगुनी बढ़ गई। ठीक है, वही 4 साल में कई बड़े देशों के जीडीपी वृद्धि से ज्यादा है। ठीक है, मतलब इनकी संपत्ति जितना बढ़ी है ना, उनमें कई देशों के, ठीक है, जो 4 साल के कई बड़े देशों के जीडीपी से भी मतलब वृद्धि से ज्यादा है। ठीक है, कोविड-19 का 99% लोगों की आय में गिरावट आई है। ठीक है, केवल 1% लोगों के ही मतलब क्या हुई है, उनकी इनकम बढ़ी है। ठीक है, वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है। ठीक है, वैश्विक आबादी का कितना है, केवल 21% उनका योगदान है, और उनके पास संपत्ति की बात करेंगे तो 69% है। विश्व के 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में है। ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ की बात करेंगे तो वहां पे विश्व के 74% अरबपतियों की क्या है, संपत्ति है।
अगले 229 साल तक दुनिया से गरीबी नहीं मिटाई जा सकेगी, समझ रहा है? मतलब गरीबी पूरे दुनिया से मिटने में कितने वर्ष लग जाएंगे? तो 229 वर्ष कम से कम लगेंगे, तब जाके दुनिया से क्या हो सकता है, गरीबी मिट सकता है, ठीक है। और गरीबी मिटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? समाज में क्या होना चाहिए? असमानता होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी समानता होना चाहिए, ना कि असमानता। पुंगनूर गाय चर्चा में रही है, ठीक है, ध्यान रखिए, कौन सी गाय? पुंगनूर गाय का नाम क्या है? पुंगनूर, ठीक है। ये द हिंदू का न्यूज है, इसको जरा देखेंगे। तो हाल में ही प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में अपने आवास पर कई पुंगनूर गायों को अपने हाथों से चारा खिलाते हुए दिखा गया, ठीक है। पुंगनूर गांव क्या है? ये काफी छोटा होता है, कि काफी मतलब मतलब कितना मैं बताओ, बड़ा क्यूट दिखती है, ठीक है। और बहुत छोटा छोटा होता है, कितना हाइट होता है? तो छोटा सा डॉगी देख रहे हैं ना आप, उसी जैसा होता है, ठीक है। पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पुंगनूर गांव में मूल रूप से पाया जाता है। ये गाय साधारण रूप से छोटी होती है, जिनकी ऊंचाई केवल 70 से लेकर 90 सेंटीमीटर होती है, जो औसत वजन 100, ठीक है, 115 से 200 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसे दुनिया का सबसे छोटा कुब्बर वाला मवेशी भी माना जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नहीं है, पुंगनूर गांव चर्चा में क्या होता है? पुंगनूर गांव चर्चा में क्या होता है? क्योंकि उस गांव में क्या मिलता है? गाय मिलता है, जो कि औसत गाय से हाइट में क्या होती है? काफी अधिक छोटी होती है, ठीक है। डॉगी टाइप का होता है, बड़ा सा जो डॉगी जो होता है ना, वैसा होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। 2019 के आयोजित, ठीक है, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार पुंगनूर गांव की औसत संख्या तो 13,275 मतलब दर्ज की गई। कहाँ पे मिलेगा पुंगनूर गांव? किस गांव में मिलेगा? तो पुंगनूर गांव में ही मिलेगा, ठीक है। किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस जिला में मिलेगा? तो क्या बताएंगे? तो चित्तूर जिला में। कौन से जिला में मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में आपको क्या मिलेगा? पुंगनूर गाय मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं और देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। पुंगनूर गाय अपने समृद्ध दूध उत्पादन के लिए पहचानी जाती है, जो प्रतिदिन 3 से 5 लीटर दूध भी देती है। आंध्र प्रदेश के कई मंदिर, जिनमें प्रसिद्ध तिरुपति तिरुमाला मंदिर शामिल है, ठीक है। क्षीर अभिषेकम, ठीक है, क्षीर अभिषेक देवताओं को दूध दूध चढ़ाने के लिए पुंगनूर गांव का दूध का उपयोग किया जाता है। ये अभिषेकम क्या होता है, ठीक है? अभिषेक हम लोग चनामृत नहीं होता उसको बोलते हैं। मैं एक बार गया था यहाँ पे, क्या बोलते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में गया था, तो वहां पे साउथ के लोग बहुत आते हैं। आप लोग भी जाएंगे ना, तो जितना बाहर नॉर्थ इंडिया से लोग नहीं आते हैं, उतना वहाँ पे दक्षिण भारत से लोग आते हैं, ठीक है। तो वो लोग अभिषेकम कर रहे थे। तो मुझे सब अभिषेक हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? अभिषेक हमारे यहाँ बोला जाता है, जो शिव भगवान को जो जल जो डालते हैं उनको बोलते हैं अभिषेक करते हैं। वो लोग अभिषेकम किसको बोलते हैं? चनामृत को बोल रहे थे, ठीक है। तो देवताओं को जो दूध जो चढ़ता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वो जो देवताओं को चढ़ा हुआ दूध को हम लोग के चनामृत में प्रसाद में मिला के हम लोग को दे भी दिया जाता है, पूजा वगैरह में आप लोग देखते हुएगा। तो वहां पे आप आवाज आ रही क्या? हेलो, हेलो। आ रही है। हाँ यस आ सर, रहा अब है आ सर। वाईफाई चला गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या नाम था गाय का? नाम भी भूल गया। पुंगनूर, ठीक है। क्या नाम है? पुंगनूर गाय, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में, ठीक है। क्या इनका उपयोग होता है? तो थिरुमाल मंदिर की बात करें, तिरुपति बालाजी या फिर थिरुमाल मंदिर के लिए, उनमें क्षीर अभिषेक देवताओं पे जो दूध जो चढ़ाया जाता है, उसमें इस गाय का दूध का उपयोग होता है। इसकी दूध में ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, ठीक है। पुंगनूर गांव को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, जिसमें संकर नस्लों की तुलना में कम चारा, कम पानी और कम जगह की आवश्यकता है। जगह भी कम चाहिए, पानी भी कम चाहिए क्योंकि छोटे होते हैं, चारा भी कम चाहिए क्योंकि काफी अधिक छोटे होते हैं। चिंता क्या है इनका? उच्च दूध उत्पादन के संकर मवेशियों की ओर रुझान के कारण पुंगनूर मवेशियों के विलुप्त होने का सामना करना पड़ा। बेचारी इतनी छोटी होती है, 3 से 5 लीटर ही दूध देती है, जो कि संकर हाइब्रिड किस्म के जो गाय जो होते 10 लीटर प्लस दूध भी देते थे। इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही, ठीक है। इनका संरक्षण का उपयोग कैसे करेंगे? तो मिशन पुंगनूर लाया गया 2020 में। आंध्र प्रदेश सरकार ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके मवेशियों की आबादी को बढ़ाने के लिए मिशन पुंगनूर लॉन्च किया। आईवीएफ समझते हैं ना, मतलब कृत्रिम तरीके से गर्भाधारण करना जो होता है, उसको आईवीएफ तकनीक कहा जाता है, समझ रहे हैं ना? मतलब कृत्रिम तरीके से क्या होता है, गर्भाधारण करवाना, उसको आईवीएफ तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक के द्वारा क्या किया गया? तो इस तकनीक के द्वारा मतलब इनकी संख्या बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। तो मिशन पुंगनूर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई थी, ठीक है, 2020 में।
दूसरी क्या है, तो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की बात करेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश के चिंतला देवी नेल्लौर में राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया। ठीक है, तो पुंगनूर गाय काफी अधिक चर्चा में थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे इनसेट 3DS उपग्रह को जो लॉन्च किया गया, यहाँ से हम देखेंगे श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया, तो इसके बारे में कल की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर ध्यान में रखना है, यहाँ से कंटिन्यू होगा। क्या नाम है रॉकेट का, सॉरी उपग्रह का नाम क्या है, इनसेट। ठीक है, क्या नाम है, थ्री सर 30S डी 30S नहीं है, TDS होता है। सर। ओह सॉरी। हट, यहाँ पे नहीं देख रहे, और जबरदस्ती बोल रही थी, नहीं सर 30S लिखा हुआ है, 3DS होता है। गलत पढ़ना है, ऊपर से उसमें कॉन्फिडेंस मतलब एकदम बिल्ड करना है, नहीं हम सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3DS है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पढ़ा कीजिए सही से, ये सब बेसिक गलती, एग्जाम मार दीजिएगा 30S, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो कल क्या कीजिएगा, इनसे 3DS उपग्रह से आपको क्या करना है, पढ़ के आना है। ठीक है, जो कि हमको लगता है कोई पढ़ के आता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम तो एक बार परफेक्शन करा दिए। ठीक, केजीएस हम बिहार से अभी जितना तक लॉन्च हुआ है तब तक हम करा चुके हैं। केजीएस उसके बाद लॉन्च नहीं किया, परफेक्शन उसके बाद लॉन्च नहीं किया गया, इसीलिए वेटिंग में है। एक बार इसको खत्म करेंगे तो फिर इसका रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टॉपिक खत्म होगा ना, एक मिनट, कितना है भाई, बहुत है क्या, इसे सब मिक्स कर दिया है क्या, नेशनल इंटरनेशनल अलग कहाँ अलग गया, है, अलग है। अलग अलग है, आ क्या नहीं रहा है। पेज नंबर 17 में है राष्ट्रीय। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय, मतलब लंबा चलेगा। ये पहले में कम पेज था ना, इसमें 30 पेज का, इसको बना दिया 15 ही दिन में। हाँ ठीक है यार, 30 पेज ये हुआ, 15 60 पेज का मैगजीन तो होना ही चाहिए कम से कम, मंथ वाला नहीं, परफेक्शन का भी तो इतना ही रहता है। आह, बिहार पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। और कुछ बोले थे कि आज कुछ करेंगे बिहार के अलावा। चलिए बिहार करते हैं। करते हैं शुरू 2 मिनट। यही यही होगा ना। यही है ना, बाबा बाबा नागार्जुन गुफा है।
यस सर। चलिए ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। कहाँ पे पलता है बराबर की गुफा है? बराबर की गुफा किस जिला में है? जहानाबाद, जहानाबाद जिला। जहानाबाद। कितने गुफा? 4 गुफा है वहाँ कौन कौन है गुफा का नाम? पे। एक झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, एक कर्ण है, चौपार है, ठीक है, विश्व झोपड़ी है, लोम ऋषि वो है ना। ठीक है, सुदामा भी तो है ना सर? कौन, अरे कौन कौन चौपार अलग अलग नहीं, दोनों साथ में ही है, ठीक है। विश्व झोपड़ी सुदामा है, और कौन सा है? कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी और कौन सा है? विश्व झोपड़ी, लोमस सुदामा, लोम ऋषि। लोमहर्ष का है। ऋषि है। अब आ ही जाएगा इसमें, ठीक है। माइक बंद कीजिए, कहाँ से आवाज आ रही है इतनी? सब इसमें आ ही जाएगा, डोंट वरी, यही तो पढ़ना ही है आज, ठीक है। लाइक बीपीएससी यही प्रश्न पूछता से कहाँ है बताओ? जहानाबाद जिला, कितना बार पूछा है। परफेक्शन आइज का सेक्शनल टेस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अब उनका फुल टेस्ट आने वाला है, ठीक है। तो मैं परफेक्शन आइज का टेस्ट को उसका रुकूंगा, फुल टेस्ट का, ठीक है। हाँ, 2 टेस्ट है उसका अभी करने का। बिहार का ही दोनों है। बिहार करवा दूंगा, वो इकोनॉमिक्स करने से मुझे लगता है कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, वैसे करवा देंगे हम, ठीक है। इकोनॉमिक्स करवा में देंगे, उसमें करेंट ज्यादा है। ठीक है, करवा देंगे। आपका माइक भी हो रहा है, बंद कीजिए माइक। चलिए, अरे रिकॉर्डिंग लगा हुआ था, हे भगवान।